नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और या आपको ऐसा भटकाया जाता हो कि जिससे कोई मुद्दा ही नहीं हो, लेकिन यदि आपको अपने देश की समस्याओं से, बच्चों की फीस से, बढ़ते बेरोजगारी से और इन चीज़ों से समस्याएं नहीं है, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लड़ाई झगड़े की बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार मीडिया चैनलों को फटकार लगाई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऐसी सबसे बड़ी संस्था को भी इसके बारे में बुरा लगा है। तो अब आप अपने घर में इस तरह का माहौल क्यों पैदा करने जा रहे हो, और क्यों ऐसा माहौल देखते हो जिससे आप पर क्या फ़र्क पड़ेगा इसका पता नहीं, लेकिन आपके बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये आप विचार कर सकते हैं। तो इसलिए अगर ऐसी समस्याओं के लिए आप देखोगे तो जैसी वो आप देखोगे वैसे ही वो दिखाएंगे, वरना अगर आप ढंग का काम देखोगे, ढंग की चीज़ें देखोगे, तो वो ढंग का ही उनकी मजबूरी होगी कि वो बताए। तो इसलिए इसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए या तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें या ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करें जिसमें न्यूज़ हो, समाचार हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट में आज ब्याज पर ब्याज माफी की सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 12 अक्टूबर तक नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इससे पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र को 1 अक्टूबर तक हलफनामा दायर करने का समय दिया था और बैंकों से अभी एनपीए घोषित नहीं करने को कहा गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रोह कानून का हथियार के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है। जो व्यक्ति बोलने की हिम्मत दिखाता है उस पर राजद्रोह के आरोप लगाकर उसकी स्वतंत्रता प्रभावित की जाती है। जस्टिस लोकुर ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित करने के लिए कानून के उपयोग और दुरुपयोग का घातक कॉकटेल बनाया जा रहा है। कानून की व्याख्या सदैव वस्तुनिष्ठ तरीके से की जाती है, लेकिन लंबे समय से व्यक्ति परक संतुष्टि खत्म हो गई है और इसके परिणाम अप्रभावी हो गए हैं। वहीं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मैसूर से 6 अक्टूबर से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता वैज्ञानिक विजयवाड़ा में मिले। पुलिस ने सोमवार को बताया कि वह मैसूर जाते समय विजयवाड़ा में मिले। वैज्ञानिक अभिषेक रेड्डी गुल्ला 26 साल के हैं, स्नातक हैं और मैसूर में किराए के मकान पर रहते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने का निर्णय लिया है जिसमें यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2021 के लिए अतिरिक्त अवसर का प्रयास देने की मांग की गई है। याचिका 24 छात्रों ने दायर की है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं से याचिका के प्रति यूपीएससी और कार्मिक विभाग को देने के लिए कहा है। हालांकि कोर्ट ने अभी इस मामले में नोटिस जारी नहीं किया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि फेस्टिवल और ठंड के मौसम में हल्की सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इस मौसम में संक्रमण के बढ़ने के मामलों में तेजी आ सकती है। ऐसे समय में सभी को सावधानी बरतनी होगी। 14 अक्टूबर से राजस्थान के नगर निगम में नामांकन भरे जाएंगे और 19 अक्टूबर को अंतिम तिथि है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि रविवार की वजह से 18 अक्टूबर को नामांकन कार्य बंद रहेगा। वार्ड पार्षद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 6,000 रुपये नामांकन के साथ अमानत राशि जमा करानी होगी। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में प्रत्याशी को अमानत राशि 3,000 रुपये देनी होगी। अधिकतम चुनाव खर्च सीमा 2.5 लाख रुपए होगी। राजस्थान सरकार ने कोरोना मरीजों को एक और बड़ी राहत दी है। सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली प्लाज्मा थेरेपी की दरें तय कर दी है। अब निजी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी के लिए 16,500 रुपये से ज़्यादा की रकम नहीं ले सकेंगे। जयपुर शहर के एसएमएस अस्पताल में कोविड-19 संक्रमित मरीजों का इलाज करवाने की गुहार से संबंधित मामले में राज्य सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट में जवाब पेश कर कहा कि एसएमएस अस्पताल में कोविड-19 मरीजों का इलाज नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इस बार समर्थन मूल्य पर खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी। खरीफ 2020 में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 20 अक्टूबर से शुरू होगा। किसान नजदीक ई मित्र क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से सुबह 9 से शाम 7 बजे तक के लिए ऑनलाइन टोकन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। वहीं मुख्य सचिव राजस्थान के राजीव स्वरूप ने कहा कि राष्ट्रीय हरित
अधिकरण यानी एनजीटी तथा उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना के लिए सभी संबंधित विभागाध्यक्ष तथा जिला कलेक्टर योजना बनाकर सभी मुद्दों को सूचीबद्ध कर उनकी अनुपालना सुनिश्चित कराएं और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बने। हर जिला कलेक्टर को अपने अपने जिले में एक वेटलैंड तय करनी होगी। साथ ही एनजीटी को सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन रिपोर्ट भी भेजनी होगी। वहीं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नवरात्र के पहले माता के दर्शन करने के लिए कटरा आने वाले श्रद्धालुओं को नई सौगात दी है। इसके तहत जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में 15 अक्टूबर से प्रतिदिन 7,000 श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं हाथरस केस में पीड़ित परिवार ने आज हाईकोर्ट में शिकायत की कि ना तो उन्हें अपनी बेटी का मुंह देखने दिया और न ही अंतिम संस्कार करने दिया। अफसरों की दलील थी कि लॉ एंड ऑर्डर खराब न हो, इसलिए ऐसा किया गया। कोर्ट ने पूछा कि क्या वह किसी अमीर आदमी की बेटी होती तो भी उसी तरह से जला देते। कोर्ट को अब तय करना है कि क्या सरकारी तंत्र ने पीड़ित लड़की और उसके परिवार के मौलिक अधिकारों का हनन किया। अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ जांच शिविरों को ग्रामीण स्तर तक ले जाना जरूरी है। साथ ही साथ बेटी के व्यवहार को समझने से पहले बेटों को भी समझना और समझाना जरूरी है। ये उद्गार आज एआईपीसी चौपाल कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षता सुष्मिता देव द्वारा कहे गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को पार्टी विचारधारा से हटकर पंचायत मुख्यालयों पर पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। वहीं लखनऊ में अदालत की कार्रवाई में शामिल होकर पीड़ित परिवार देर रात वापस हाथरस पहुंच गया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच रात 11 बजे पीड़ित परिवार वापस अपने गांव पहुंचा। पीड़ित परिवार ने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वह अपनी बेटी की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस साल ये पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी को बेहतर करने और नए नीलामी प्रारूपों का आविष्कार करने के लिए पॉल मिलग्रोम तथा रॉबर्ट विल्सन को मिला है। वहीं ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी द्वारा किए गए एक प्रयोगशाला अध्ययन में पाया गया कि कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार नया कोरोना वायरस आपके बैंक नोट, स्मार्टफोन और स्क्रीन के शीशों पर 28 दिनों तक जीवित रह सकता है। कुछ मीडिया चैनलों में बॉलीवुड को लेकर चलाए गए अभियान का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। 4 बॉलीवुड एसोसिएशन और 34 बॉलीवुड निर्माताओं ने याचिका दाखिल की है। याचिका में बॉलीवुड के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणी करने से रोकने के लिए याचिका दाखिल की गई है। वहीं भारत में पिछले 4 महीनों में 18,000 टन कोविड-19 का बायोमेडिकल कचरा पैदा हुआ है। इसमें महाराष्ट्र का योगदान सबसे ज्यादा रहा। वहीं कोरोना वायरस महामारी के बीच पार्ले जी ने बिक्री के मामले में 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हुई। अब पार्ले जी कंपनी का नाम एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इस बार कारण एकदम अलग है। कंपनी ने फैसला किया कि वह न्यूज चैनल पर, ऐसे चैनलों पर जिसमें जहर फैलाया जाता है, उस पर प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं किया जाएगा। यह कदम सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है। फिल्म सूरज पे मंगल भारी 13 नवंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म में मनोज वाजपेयी, फातिमा सना शेख और जैसे दिग्गज कलाकारों ने अभिनय किया है। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने अपने ट्विटर पर फिल्म का एक पोस्टर साझा किया। वहीं सपोट्रा में पुजारी बाबूलाल वैष्णव की निर्मम हत्या के बाद पूरे प्रदेश में मंदिर माफी की जमीनों को अतिक्रमणों से मुक्त करवाने हेतु सरकार को एक कानून लाने के लिए एक ठोस फैसला करने की आवश्यकता है। इसके लिए सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर मांग की है। वहीं उदयपुर पंचायत चुनाव 2020 के तहत शनिवार को जिले में चतुर्थ चरण में पंचायत समिति सेमारी, जयसमंद और ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन देवड़ा ने बताया कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत मतदाताओं ने कोविड-19 की गाइडलाइन और प्रोटोकॉल की पालना की। वहीं उदयपुर से ही बाल रचनाकार और पेशे से चिकित्सक डॉक्टर गोपाल राजगोपाल के नवीन गजल संग्रह देख इधर भी जरा जिंदगी का लोकार्पण किया। कलेक्टर चेतन देवड़ा ने इसका लोकार्पण किया। इस गजल संग्रह में 81 गजलें शामिल की गई है, जिसकी भूमिका मकबूल शायर खुर्शीद नवाब ने लिखी है। वहीं उदयपुर जिले के सेमोरी पंचायत समिति में शनिवार को स्वच्छता पखवाड़े के तहत स्वच्छता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पंचायत समिति विकास अधिकारी रमेश मीणा ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत आयोजित इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आमजन को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करना है। वहीं उदयपुर के ही पंचायत राज चुनाव 2020 के चतुर्थ चरण
के तहत उदयपुर जिले ने मतगणना परिणाम देने में फिर से इतिहास रच दिया। एक बार फिर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा के प्रयास रंग लाए और उनके प्रोत्साहन और निर्देशन में मतदान दलों ने पूरी मुस्तैदी से राज्य के प्रथम 11 परिणाम देते हुए उदयपुर जिले को यह गौरव दिलवाया। द्वितीय चरण में राज्य के सबसे पहले 2 परिणाम और तीसरे चरण में सबसे पहले 6 परिणाम देने के बाद चौथे चरण में 11 परिणाम देकर उदयपुर जिले ने राज्य में सबसे तेज परिणाम देने की हैट्रिक लगाई। वहीं लाडनू जैन विश्व भारती संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहां राज्य सरकार के जन आंदोलन नो मास्क नो एंट्री की पालना शुरू से ही की जा रही है। हाल ही में जैन विश्व भारती के विस्तृत परिसर में 2 समणियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कुलपति प्रोफेसर बच्छराज दुग्गड़ ने बचाव और सावधानी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में 3 दिनों का अवकाश की तत्काल ही घोषणा कर दी। वहीं लाडनू जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें विभागाध्यक्ष प्रोफेसर BL जैन ने कहा कि आज वैश्विक महामारी कोरोना के कारण मानसिक रोगियों की संख्या दुगनी हो गई है। मानसिक रोगी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। वे लाडनू फॉर्ब्स इंडिया द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण में जैन विश्व भारती संस्थान की कुलाधिपति सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिलाओं में शुमार हुई है। व्यवसायिक क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने वाली देश की प्रमुख महिला सावित्री जिंदल जिंदल ग्रुप की कंपनियों की मालकिन है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।